किसी और मुद्दे पर हुआ था और मुद्दा अटक गया जाके हॉर्मुज पर। और हॉर्मुज, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हॉर्मुजी पंजा, वो बिल्कुल अलग ही रोल निभा रहा है इस पूरे युद्ध में। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपसे मेरा सवाल सर ये होगा कि अगर दुनिया की लगभग पांचवा हिस्सा समुद्री तेल इसी हॉर्मुज से आता है, तो क्या ये केवल ऊर्जा संकट नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी का स्ट्रक्चरल रिस्क है? क्या दुनिया ने सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में देरी कर दी है, लगता है आपको? बिल्कुल, आपने अच्छा कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने को केवल ऊर्जा के नजरिए से ही देख रहे हैं, जबकि आप देखें कि सभी तरह का आयात निर्यात वहां जो है वो खतरे में है। जब बंद हो जाता है बीच बीच में, तो वो सारे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को, जनजीवन को उथल पुथल कर रहा है और भी खराब तरीके से कर सकता है। जहां तक विध्वंस की बात है, आप देखें कि ज्यादातर खाड़ी के जो देश हैं वो अमेरिका के दोस्त हैं और आधा दर्जन देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं जो सीधा ईरान के निशाने पर हैं। तो उस तरह से भी अस्थिरता लगातार सुरक्षा के नजर से भी वहां बनी हुई है। दो या तीन जल्दी से मैं बातें कहना चाहूंगा। पहले तो ये कि यदि आप ट्रंप की झल्लाहट को, उनकी आक्रामक या खराब भाषा को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो उनकी जो सोच है, जो रणनीति है ईरान पर, वो अमेरिका के इतिहास से ज्यादा अलग नहीं है। आप 100 साल का इतिहास देख लें या उससे पहले 200 साल का इतिहास लैटिन अमेरिका के देशों के साथ देख लें, लगातार अमेरिका अपने सैनिकों को दूर भेजता है दूसरे देशों में, इस तरह का विनाश विध्वंस करता है। पर उसके साथ ये भी सच्चाई है कि कभी भी पिछले 100 साल में उसको किसी भी अपने युद्ध में सीधी जीत नहीं मिली है। चाहे 50 के दशक में आप कोरिया देख लें, आज भी कोरिया बटा हुआ है और नॉर्थ कोरिया, अमेरिका हमेशा बाहर जाता है सैनिकों को लेकर के, वहां लोकतंत्र की व्यवस्था करना चाहता है। नॉर्थ कोरिया में आज तक कोई लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है, उसके पास परमाणु अस्त्र हैं। वो ट्रंप के पहले टर्म में उन्होंने 3 बार कोशिश की जाकर किम जोंग उन से मिलने की, वगैरह वगैरह। उसके बाद एक के बाद एक उदाहरण आपके पास है। वियतनाम को देख लें, यहाँ बहुत देर तक अमेरिका ने युद्ध किया, फिर लीबिया में, फिर इराक के 2 बार युद्ध आप देख लें। लीबिया में जो HTS के नेता हैं वो एक जमाने में अलकायदा के साथ जुड़े हुए थे और आज वो नेता अमेरिका के राष्ट्रपति के दोस्त हैं। जिस तरह से आसिम मुनीर पाकिस्तान में, वो पहले कार्यकाल में इतना उल्टा सीधा कहते थे पाकिस्तान के लिए, आज पाकिस्तान उनका बड़ा दोस्त है। ठीक उसी तरह से आप देखें कि 10 साल तक उन्होंने लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान में, फिर एकदम साल भर उन्होंने निगोशिएशंस किया। ये ट्रंप की बात कह रहा हूं, उन्होंने खुद निगोशिएशन किया तालिबान के साथ, किसी तरह से वहां से बाहर निकलने की कोशिश की। तो ये अमेरिका का लगातार बाहर जाकर जो सैन्य बल का इस्तेमाल करना है, उसके पीछे जिसको हम मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो ताकत छुपी हुई है। उनको फायदा होता है कि दुनिया भर में विनाश होता रहे लगातार, ताकि और से ज्यादा हथियार देश खरीदें, अमेरिका भी हथियार खरीदे, वगैरह वगैरह। अब रही बात ये जो MOU युद्ध विराम के लिए हुआ है, जो एंजल बनने की जो बात कह रहे हैं ना राष्ट्रपति ट्रंप, वो तो पहले ही आप देखें, वो 14 सूत्र का जो MOU साइन हुआ है, उसमें साफ कर दिया गया कि ईरान और ओमान आपस में बातचीत कर तय करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रबंधन कैसे होगा। मतलब ये कि आज जो अमेरिका का सबसे चिंता का मुद्दा था कि ईरानियन रिजीम के पास परमाणु अस्त्र नहीं आने चाहिए, आज वो मुद्दा नहीं है, बाद में बात करेंगे। फिर रिजीम चेंज का मुद्दा उठा, वो भी आज मुद्दा नहीं है, उसी रिजीम से बातचीत करना चाह रहे हैं। आज मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है। करेक्ट। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी अमेरिका मान चुका है कि जो प्रबंधन का जो पूरा जिम्मेदारी है वो ईरान और ओमान पर रहेगी। तो ये एक तरह से वही हो रहा है जो इतिहास में हमेशा से होता है, लगातार युद्ध होता है, विनाश होता है, फिर अमेरिका मानता नहीं कि वो हार गया, पर हार कर घर चला जाता है। ये इतिहास में हमेशा से हुआ है और यही अब हो रहा है कि बातचीत भी चल रही है, युद्ध भी चल रहा है। तो कब तक ये युद्ध चलेगा, उसको कैसे धीरे धीरे थक कर चुप हो जाएंगे दोनों कहेंगे हम जीत गए, विनाश बंद हो जाएगा, वगैरह वगैरह। पर बिल्कुल सही बात होती है सुधार की मिलिट्री के जरिए, लेकिन वो विनाश की ओर जाती हुई दिखी। हालांकि इतिहास गवाह है, जैसा आपने जिक्र किया। बात
से विचित्र स्थिति बनी हुई है कि एक तरफ ट्रेड डील फाइनल हुई नहीं है, जिसका अभी अता पता नहीं है। हालांकि 24 जुलाई को कुछ तस्वीर भले ही साफ हो जाएगी, लेकिन अगर सैंक्शंस लगते हैं रशियन ऑयल पर तो वो एक बहुत बड़ी चिंता हो जाएगी जाहिर तौर पर। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि क्या हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां ऑयल अब सिर्फ कमोडिटी नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल वेपन बन चुका है? आने वाले दशक की जियोपॉलिटिक्स को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, यहाँ तक तेल को अपना एक रणनीति का हिस्सा बनाने की बात है, वो तो 70 के दशक से ही ये बात शुरू हो गई थी कि जब ओपेक ने सडनली 3 गुना कीमतें की थी। पहली बार इस तरह से लगा था कि तेल का भी एक तरह से हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और लगातार हम देख रहे हैं कि आज की बात नहीं, पहले भी कई बार अमेरिका ने अपने प्रभाव से कोशिश की है कि भारत जो है वो वेनेजुएला से तेल लेना बंद कर दे या ईरान से तेल लेना बंद कर दे। अब वो रूस से तेल बंद करवाने की कोशिश में लगातार बना हुआ है। पर आप देखें कि भारत की क्षमता में, भारत की साख में, भारत के कद में भी फर्क आया पिछले कुछ दशकों में, आप देखें। इसीलिए लगातार आक्रामक भाषा, धमकियों की भाषा के बावजूद भारत ने रूस से तेल का आयात बंद नहीं किया। ऐसे नए रास्ते खोले कि यूरोप के कई देश जो भारत रिफाइन करता है रूस का तेल कच्चा मंगाकर उसको रीएक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है यूरोप के लिए। तो कई नई रणनीति के पहलू और भी खुले हैं। और आज हम बात करते हैं कि कागज पर कम से कम 40 से ज्यादा देश ऐसे हैं यहां से भारत ऊर्जा का आयात कर सकता है। और इस पर तय करता है कि हालात कैसे हैं, किन देशों से आयात हो रहा है, किन से कम हो रहा है, किससे बंद हो गया है। हाल ही में वेनेजुएला से तेल का आयात करने की बात छिड़ी है। लगातार अमेरिका से तेल के आयात में बढ़त हो रही है। तो पहली बात तो ये कि ये ऊर्जा को लेकर भारत के लिए कम से कम कोई ऐसा बहुत बड़ा संकट का विषय नहीं है कि भारत के पास ऊर्जा के स्रोत बिल्कुल नहीं होंगे कहीं से भी विश्व में। और दूसरी बात कि ये लगातार धमकियां देने की जो भाषा है, चीन के बारे में एक बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था 145% टैरिफ लगाने की बात की थी। भारत पर भी 50% तक टैरिफ लगे थे और फिर अब 18% तक आ गए हैं। हालांकि कुछ कुछ सेक्टर्स में, जैसे सचदेवा साहब ने कहा कि वो थोड़े और ज्यादा भी हैं। और बहुत अच्छी बात सचदेवा साहब ने ये कही कि देखिए, नो डील इज बेटर देन बैड डील। और भारत की शायद यही रणनीति है कि उसको थोड़ा और टालने दें जब तक माहौल या तालमेल और अच्छा नहीं हो जाता, जिससे भारत को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। पर ये भी देखें कि ये लगातार तनाव बना हुआ है। पर पिछले साल भारत का निर्यात जो अमेरिका को है वो भी शायद 0.8% से बढ़ा है। बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए हालांकि, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल सारे अवसर समाप्त हो गए हैं। और लगातार इसी माहौल में दूसरे देश भी कोशिश में लगे हुए हैं कि अमेरिका पर जो अपनी निर्भरता है उसको किस तरह से कम किया जाए। और वो भी तालमेल भारत से लगातार बना रहे हैं। जैसे लगातार यूरोपियन यूनियन से हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो, न्यूजीलैंड से हो, ऑस्ट्रेलिया से, और कई देशों से इस तरह की बात हो रही। तो कई और भी देश ये चाह रहे हैं कि तालमेल दूसरे देशों पर और अच्छा किया जाए, ताकि अमेरिका पर, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो या विकास को लेकर हो, व्यापार निवेश को लेकर हो, वो निर्भरता थोड़ी सी बहुत से देश कोशिश कर रहे हैं कि कम होनी चाहिए। ब्रिक्स के देश सबसे सामने उस बात को लेकर खड़े होते हैं, बात करते हैं उस पर। तो ये जो गीदड़ भभकी एक तरह सी है कि जहां तक कह देना कि 500% तक टैरिफ लगेगा, वो व्यवहारिक नजरिए से संभव नहीं है। अमेरिका को भी निर्यात करना है, तालमेल बनाना है, और यदि ज्यादातर देश उससे अलग होते जाएंगे तो नुकसान उसको भी होगा। तो इसलिए ये ठीक है कि एक आक्रामक रुख अपनाते हैं देश, बहुत सी बातें कहते हैं। ईरान और अमेरिका के युद्ध में हम देख रहे हैं किस तरह से आक्रामक रुख दोनों तरफ से बने हुए हैं। इतने अलग अलग शहरों में आज हमले हो रहे हैं ईरान के ऊपर। बिल्कुल, यानी हम ये मान सकते हैं सर कि अमेरिका का जो रुख है, जो रवैया है, जो व्यवहार है, उसने देशों को एक विकल्प सोचने पर मजबूर कर दिया है टैरिफ को लेकर। स्वर्ण सिंह सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा, जैसे बग्गा सर ने बताया कि अभी तक भारत ने काफी अच्छी तरीके से इस पूरे संकट को संभाला है।
हालांकि अब दोबारा से एक नया संकट शुरू हो गया। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि ठीक है, युद्ध खत्म होने वाला है, फिर से शांति आएगी, फिर चीजें नॉर्मल होंगी, लेकिन अब ये नॉर्मल होता हुआ दिख नहीं रहा है। हर रोज एक नई चीज आती है और अब कुछ ज्यादा शायद बिगड़ती हुई दिख रही है। ऐसे में भारत के रुख को आप कैसे देखते हैं, और अगर ये संकट और ज्यादा बिगड़ता है तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, भारत केवल, मैं फिर से कहूंगा, ऊर्जा से ही नहीं जुड़ा हुआ इन देशों के साथ। भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या में भारतीय लोग इस पूरे खाड़ी के क्षेत्र में रहते हैं। वहां उनको आजीविका कमाने का अवसर मिलता है और बहुत बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ रेमिटेंसेस खाड़ी के देशों से आते हैं हमारे देश में। और उस रेमिटेंसेस की जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि ज्यादातर वो रेमिटेंसेस लोअर मिडिल क्लास, एक तरह से गरीब परिवारों में जाते हैं। यहाँ उनकी आजीविका, उनके जीवन के लिए बहुत सहायक हैं वो। तो भारत आर्थिक नजरिए से, ऊर्जा के नजरिए से तो जुड़ा हुआ है। फिर आप सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तरीके से भी देखें तो भारत जुड़ा हुआ है इन सभी देशों के साथ। और जो भारत का वर्चस्व है, जो भारत की एक तरह से साख है इन सब देशों से, उसका एक तरह से सर्टिफिकेट आपको जो बाइडेन ने 2021 में दिया था, जब आपने जिक्र किया I2U2 बना था जी। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई एंड इजराइल, 4 देशों का। तो यूएई, इजराइल और अमेरिका तो पहले से ही जुड़े हुए हैं, खासकर इजराइल बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है अमेरिका में। पर अमेरिका का भारत को उस पूरे क्षेत्र में अपने साथ जोड़ने का मतलब था बिल्कुल कि सब देशों को लगता था कि भारत की जो तालमेल है इन सभी देशों से बहुत अच्छा है। और यदि ये अस्थिरता बनी रहती है तो न केवल ये I2U2 अपने आप में नहीं चल पाएगा, उसके अलावा आपने IMEC का जिक्र किया, वो भी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शायद ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो इस तरह से सामरिक नजरिए से यदि आप देखते हैं तो यदि अस्थिरता बनी रहती है इस पूरे क्षेत्र में जी, तो भारत की जो लगातार अलग अलग क्षेत्रों में तालमेल बन रहा था, जब बना हुआ था इन देशों से, उसमें जाहिर है प्रभाव पड़ेगा। और प्रभाव इसलिए भी पड़ेगा जी, क्योंकि भारत भी लगातार दूसरे विकल्पों की ओर झुकता हुआ नजर आएगा। आप देखें, भारत के प्रधानमंत्री अब पूरे नॉर्डिक देशों में जाते हैं, अभी साउथ पैसिफिक में जाते हैं, कैरिबियन में जाते हैं, यूरोप में अलग अलग देशों का दौरा करते हैं। तो भारत भी लगातार अपने राष्ट्रीय हित को सामने रखते हुए और दूसरे क्षेत्रों में लगातार तालमेल बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर है कि भारत की क्षमता जो है, जो भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी संख्या, उनका क्षमता सीमित है। और यदि वो दूसरे क्षेत्रों में विकल्प ढूंढने जाती है तो जाहिर है कि फिर मिडिल ईस्ट में उसका ध्यान थोड़ा सा कम होना एकदम स्वाभाविक है एक तरह से। बिल्कुल। तो यदि आपने कहा कि स्थिरता बनी रहेगी तो भारत पर ऐसा नहीं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, उस प्रभाव को भारत झेलने में सक्षम है, ये बात अलग है। पर वहां जो हमारा सामाजिक तौर पर तालमेल इन सब देशों से बहुत अच्छा रहा है, बिल्कुल, मुझे लगता है कि उस पर हमें सोचना चाहिए कि उस पर जो बुरा प्रभाव है उसको किस तरह से हम सीमित कर सकते हैं। तो उस पर हमारा ध्यान, वो बड़ी बात आपने कही कि बात सिर्फ ऊर्जा संकट की नहीं है। इन देशों के साथ जो हमारा सामाजिक लगाव है, जो अन्य चीजें हैं, उनको भी गौर करने की बात है।